स्वागत है आपका हमारे चैनल गोयला क्लासेस में। आज हम बात करने वाले हैं 5 ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो कि प्रीलिम्स एग्जाम्स में आपसे पूछे जा सकते हैं। ये क्वेश्चन आपके ज्योग्राफी से, भूगोल से रिलेटेड रहेंगे। तो चलिए क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। सबसे जो पहला क्वेश्चन है आपका, वो है आपका जो क्लाइमेटोलॉजी आपका टॉपिक है, वहां से आपका ये टॉपिक है। पहला सवाल जो है आपका वो ये है कि वर्ष भर जो वर्षा होती है वो कौन से क्षेत्र में होती है। तो ये 4 ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं। आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो कि पृथ्वी पे आपको नजर आएगा, जहां पर पूरे साल जो है आपको जो बारिश है, वर्षा जो है वो देखने को मिलती है। तो जो पहला है आपका, वो आपका भूमध्य रेखीय, मतलब भूमध्य रेखा के पास जो क्षेत्र बसता है हमारी पृथ्वी पर, वो वाला, या फिर भूमध्य सागरीय, मेडिटेरेनियन सी। आपने देखा होगा यूरोप जो है आपका, अगर मैं यूरोप की बात करूं, ये रहा आपका यूरोप। यहाँ पर ये वाला जो हिस्सा है, ये सेकंड ऑप्शन है आपका, कि आपका जो भूमध्य सागरीय क्षेत्र है, क्या वहां पर आपके पूरे साल बारिश देखने को मिलती है। या फिर आपकी बात करें तो शीतोष्ण, शीतोष्ण मतलब जो आपका ट्रॉपिकल एरिया से या फिर उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र से जो ऊपर का हिस्सा होता है, जहां पर ठंड रहती है साल में, उसको वो वाला क्षेत्र, या फिर उष्ण कटिबंधीय जो नीचे वाला है जिसको ट्रॉपिकल कहते हैं। अब देखिए हम पिक्चर से समझने की कोशिश करते हैं, उसके बाद आपको जो पूरा सवाल है अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। सवाल ये पूछ रहे हैं कि कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहां पर पूरे साल बारिश देखने को मिलती है। तो देखिए ये जो लाइन है यहां पर जा रही है, इसको बोलते हैं भूमध्य रेखा, इक्वेटर। ठीक है, भूमध्य रेखा या फिर इक्वेटोरियल लाइन इसको कहा जाता है। और ये लाइन करती क्या है कि ये पूरे आपका जो विश्व है उसको 2 भाग में डिवाइड करती हैं, 2 पार्ट में जो है विभाजित करती हैं। पहला आपका उत्तरीय हो जाएगा, या फिर इसको आप उत्तर कह सकते हैं, और नीचे वाला आपका इसको दक्षिण कह सकते हैं। इस लाइन से ऊपर का जितना भी हिस्सा है वो सारा आपका उत्तर होगा, नॉर्थ कहलाएगा, और नीचे का जितना भी हिस्सा होगा वो सारा दक्षिण कहलाएगा। और ये लाइन जो है एक इमेजिनरी लाइन है, मतलब कि इस तरह की जो लाइन है एक्चुअली में अर्थ सरफेस पर या फिर पृथ्वी की सतह पर आपको कहीं भी नजर नहीं आएगी। बस हम ये अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, समझने के लिए चीजों को इसको ड्रॉ करते हैं, इसको बनाते हैं मानचित्र पर। तो जैसे कि ये लाइन मैं बता रहा हूं आपको, इसको भूमध्य रेखा कहते हैं। इस रेखा के ऊपर वाला क्षेत्र सारा उत्तर है और नीचे वाला सारा दक्षिण है। अब यही जो लाइन है, इसी तरह की कुछ और लाइन्स जो है, हम उनको भी, रेखाएं जो है उनको भी बनाते हैं भूगोल के ऊपर। जैसे कि एक लाइन यहां से जाती है जिसको हम कहते हैं 23.5 डिग्री, हमने इसे नंबर दे रखा है। और सेम उसी तरह की लाइन एक यहां से भी जाती है, इसको भी हम 23.5 डिग्री का इसे नंबर दे देते हैं। ये नंबर है, जिस तरह से यहाँ पे 0 डिग्री भूमध्य रेखा है, उससे ऊपर जितना जाएंगे वैसे वैसे नंबर बढ़ता रहेगा। 0 के बाद 1 2 3 4 इस तरह से करते हुए नंबर बढ़ता है। तो ये जो लाइन जा रही है, ये वाली लाइन, ये 23.5 डिग्री पर है, और इसे कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है। कर्क रेखा, जिसको इंग्लिश में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा जाता है। और नीचे वाली जो रेखा है उसको मकर रेखा या फिर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नाम से भी जाना जाता है। ये वाला जो हिस्सा है, जो ये 0 से लेके 23.5 के बीच का हिस्सा है, जितना भी ये हिस्सा है, ये सारा आपका 2 पार्ट में हम इसे डिवाइड करते हैं। एक तो 0 के नियर बाय का जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है बिल्कुल 0 के पास वाला, 0 से आप यूं लगा लीजिए 5 डिग्री तक का, इसको हम बोलते हैं, क्योंकि यहाँ से भूमध्य रेखा जा रही है तो हम इसे कहेंगे भूमध्य जो रेखीय क्षेत्र है वो है ये भूमध्य रेखा के पास वाला, 0 से 5 वाला। और 5 से लेके उसके बाद 23 तक, 23.5 तक या 30 तक, उसको हम कहेंगे उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय ये आपका क्षेत्र हो जाएगा। 5 से लेके 23.5 या 30 तक के अराउंड, क्योंकि यहाँ पर गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है, इसलिए इसे उष्ण कटिबंधीय कहा जाता है। अब ये जो 23.5 है, इसके बाद से यहाँ पर एक रेखा जाती है, उसको 66.5 डिग्री हम नंबर देते हैं, और उसको हम कहते हैं, जो ऊपर वाली है उसको हम कहते हैं आर्कटिक रेखा, और जो नीचे वाली है उसको कहते हैं अंटार्कटिक रेखा। क्योंकि यहाँ पर जो ये क्षेत्र है ऊपर वाला, ये सारा आर्कटिक है ना, इसलिए इस रेखा को आर्कटिक रेखा के नाम से जाना जाता है, और 66.5 पर है। और नीचे वाला यहाँ पर आपका अंटार्कटिक है, तो इसको अंटार्कटिक रेखा के नाम से जाना जाता है। ये भी आपकी 66.5 पर है। और ये वाला जो आपका 23.5, मतलब इस वाली लाइन से ऊपर का जितना भी आपका ये हिस्सा हुआ, ये वाला हिस्सा, इसको आपका शीतोष्ण कहा जाएगा, शीतोष्ण कटिबंधीय। और यहाँ पर भी ये वाला जो हिस्सा हो गया, इसको शीतोष्ण कटिबंधीय कहा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो सूरज की रोशनी है वो तिरछी पड़ती है पूरे साल। ये जो बीच वाला हिस्सा है 0 से लेके 23.5 वाला, यहाँ पर सूरज की रोशनी बिल्कुल सीधी पड़ती है पूरे साल।
और इन लाइनों से 66.5 से लेके ऊपर वाली जो लास्ट लाइन जाती है, जो 90 डिग्री की लाइन है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी जो जा रही है 90 डिग्री की, वहां पर आपका ये आपका उत्तरीय गोलार्ध हो जाएगा। यहाँ पर जो पॉइंट बनेगा उत्तरीय गोलार्ध, और नीचे वाला जो है वो आपका दक्षिणी गोलार्ध हो जाएगा। तो इससे 66.5 से ऊपर वाला जितना भी हिस्सा होगा हम उसको पोलर एरिया कहते हैं, ध्रुवीय क्षेत्र उसे कहा जाता है, जो 66.5 से ऊपर वाला हिस्सा होगा। तो अब मेरे ख्याल से आपको चीजें समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पर सवाल ये था कि पूरे साल भर वर्षा इनमें से कौन से क्षेत्र में होती है। हमने सारे क्षेत्र देख लिए, भूमध्य रेखीय, शीतोष्ण, उष्णकटिबंधीय, और जो यहाँ पर एक और ऑप्शन दिया गया है भूमध्य सागरीय, वो आपका एक सागर है यूरोप के अंदर। यहाँ पर यूरोप में ये वाला जो आपको ओशन नजर आ रहा है, ये आपका मेडिटेरेनियन सी है। तो ये जो सी है इसके आसपास के क्षेत्र की बात की जा रही है एक ऑप्शन में। तो देखिए, अब एक चीज समझने वाली क्या है कि जो वर्षा होती है, कई तरह की वर्षा होती है। एक आपकी जो पर्वतों की वजह से होती है, माउंटेन्स की वजह से वर्षा होती है, वो है। और दूसरी आपकी एक नॉर्मल जो रेनफॉल होती है, जो कि आपकी कन्वेक्शनल रेनफॉल भी जिसे कहा जाता है, या फिर जो समान एकदम बिल्कुल जो नॉर्मल आपको वर्षा देखने को मिलती है वो होती है। अब देखिए किस तरह से ये अलग अलग वर्षा आपको देखने को मिलेगी। सबसे पहले आप ये देखिए कि एक पहाड़ है, मान लीजिए, उस पहाड़ में क्या होगा, ये जो हवाएं हैं इस पहाड़ की तरफ को आएंगी, और ये जो हवाएं हैं इनके अंदर बहुत सारा जो पानी होगा वाष्प की फॉर्म में होगा, उसके रूप में होगा। अब ये पहाड़ से जैसे ही टकराएंगी, क्योंकि ये हवाएं भारी होंगी, क्योंकि इनके अंदर पानी है जो कि गैसियस स्टेट में है या फिर वाष्प की फॉर्म में है। जब वो पहाड़ से टकराएंगी तो क्या करेंगी, अब हवा रुकेगी तो नहीं वहां पर, और ये क्या करेंगे, ऊपर की तरफ को मूव करना स्टार्ट करेगी, पहाड़ जो है उसकी चढ़ाई चढ़ना शुरू करेगी। अब जैसे जैसे ये ऊपर जाएगी वैसे वैसे क्या होगा, इस हवा का जो तापमान है वो गिरेगा, और जैसे जैसे तापमान गिरेगा हवा का, वैसे वैसे जो इसके अंदर पानी होगा वो अपने वाष्प के रूप से जो तरल है या फिर लिक्विड फॉर्म में आना आपका शुरू हो जाएगा। तो जब वो लिक्विड फॉर्म में आएगा तो क्या होगा, वहां पर बादल बनेंगे, और बादलों के बाद वहां से पानी जो है वो नीचे बारिश के रूप में गिरेगा। तो एक तो आपकी ये रेनफॉल होती है जो कि पर्वतीय वर्षा जिसे हम कहते हैं, ओरोग्राफिक रेनफॉल कहते हैं, पर्वत की वजह से हो रही है। अगर ये पर्वत यहाँ पे ना होता तो हवा ये बिल्कुल सीधी चली जाती, तो बारिश ही ना होती। तो ये ओरोग्राफिक रेनफॉल होगी है, जो कि आपकी कहाँ देखने को मिलती है, हिमालयस में। जो हिमालयस के पास वाले जो जितने भी राज्य हैं या फिर क्षेत्र हैं, उन सभी में इसी तरह की वर्षा होती है। और जो आपके पूर्वी घाट है, पश्चिमी घाट है, वहां पर भी क्योंकि पहाड़ हैं, तो वहां पर भी जो उन मुंबई वाले हिस्से में, केरला हो गया, तिरुवनंतपुरम हो गया, हैदराबाद, इस साइड वाले जो हिस्से हैं, वहां पर भी ये पर्वतीय वर्षा होती है, क्योंकि वो पर्वत से हवाएं टकराती हैं और बारिश वहां पर कर देती हैं। एक दूसरी जो आपकी रेनफॉल होती है, जिसको हम कन्वेक्शनल रेनफॉल भी कहते हैं, या जो एक सामान्य वर्षा होती है, वो कैसे होती है कि मान लीजिए कि ये जमीन है, ठीक है, इस जमीन के ऊपर क्या है, कॉन्टिन्यूसली लगातार जो सूरज की रोशनी है वो पड़ रही है, और सूरज की रोशनी पड़ने की वजह से यहाँ पर जो पानी था वो क्या हो गया, आपका गर्म हो गया, और पानी गर्म होके वाष्प बनकर ऊपर की तरफ को उड़ गया, हवा में ऊपर चला गया। अब ऊपर जब गया वो, तो सेम चीज होगी, ऊपर जाने पे तापमान कम होता है। जैसे जैसे हम अपने जो ये वातावरण है इसमें ऊपर जाते हैं, वैसे वैसे तापमान जो है वो गिरता है। कितना गिरता है, हर 1 किलोमीटर पे लगभग 6.5, लगभग 66.5 जो डिग्री का तापमान है वो गिरता है हर 1 किलोमीटर पे। मान लीजिए आप जमीन से 1 किलोमीटर ऊपर जाएंगे तो जमीन पे आपको 30 डिग्री सेल्सियस तापमान मिला, और जैसे ही आप ऊपर जाएंगे तो वहां पर आपको 24.5 के अराउंड जो है तापमान देखने को मिलेगा। तो 6.5 डिग्री का टेम्परेचर जो है कम हो गया। तो ये हवाएं जब गर्म होकर नीचे से ऊपर जा रही थी, तो ये हवाओं के अंदर तो वाष्प थे जब ऊपर गई, क्योंकि सूरज की रोशनी पड़ रही थी। अब जैसे जैसे ये ऊपर उठी, ऊपर टेम्परेचर कम हो गया, तो यहाँ पर क्या हो गया, अगेन बादल बनेंगे और उसकी वजह से बारिश होगी। ठीक है, तो ये आपकी नॉर्मल जो सामान्य तौर पर बारिश देखने को मिलती है वो होती है। और भी कई तरह की होती है, जैसे चक्रवाती, जो चक्रवात की वजह से वर्षा होती है वो वाली होती है, फ्रंटल रेनफॉल, साइक्लोनिक रेनफॉल, कई तरह की होती हैं। बट अभी यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन है उसका आंसर हमें ढूंढना है, हमें इतना ज्यादा डीप में नहीं जाना है। तो देखिए, पूरे साल वर्षा होने के लिए क्या चाहिए कि पूरे साल जो वर्षा होती है वो आपका जो भूमध्य रेखीय का क्षेत्र है, जो भूमध्य रेखा के पास वाला क्षेत्र है, वहां पर पूरे साल वर्षा देखने को मिलती है। क्यों, ऐसा क्यों होता है वो जान लेते हैं। ये इक्वेटर है, ठीक है, भूमध्य रेखा है। अब यहाँ पर क्या होता है, जैसे मैंने बताया, सूरज की रोशनी पूरे साल पड़ती है, पूरे साल सूरज की रोशनी पड़ेगी, हर दिन सूर्य की रोशनी पड़ेगी। अब होता क्या है कि पूरे दिन यहाँ पर सूरज की रोशनी बिल्कुल सीधी पड़ती है, और सीधी पड़ने के बाद अब यहाँ पर आप देखेंगे भी क्या कि यहाँ पर ओशन भी बहुत सारा है। यहाँ पर ये पूरा हिस्सा क्या है,
समुद्र से घिरा हुआ है, विशालकाय समुद्र यहाँ पर है, पैसिफिक है, अटलांटिक है, इंडियन ओशन है, ये इंडियन यहाँ पर अटलांटिक और यहाँ पर पैसिफिक, ये सारे ओशंस हैं। अब यहाँ पर अगर मान लीजिए दिन के 7-8 घंटे लगातार सनलाइट पड़ रही है, सूरज की रोशनी पड़ रही है, तो ये तो सारा पानी गर्म हो जाएगा और पानी गर्म होने के बाद ऊपर उठ जाएगा। ऊपर उठने के बाद क्या होगा, ऊपर उठेगा आसमान में, तो वहां पर जाकर ठंडा होएगा, जो पानी नीचे से गैस की फॉर्म में ऊपर गया था वो दोबारा से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होगा, तरल बनेगा और उसके बाद वो बूंदों के रूप में, बारिश के रूप में जमीन पर आएगा। तो ये जो प्रोसेस होता है हर दिन होता है इक्वेटोरियल एरिया में। यहाँ पर सनलाइट तेज होती है दिन में और उसके बाद शाम को बारिश के बादल बनते हैं और बारिश जो होती है वो देखने को मिलती है। इसका अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो कौन कौन से जगहें होंगी यहाँ पर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो इंडोनेशिया मलेशिया वाला ये क्षेत्र हो गया, उसके बाद अमेज़न रेन फॉरेस्ट वाला ब्राजील वाला क्षेत्र हो गया और यहाँ पर अफ्रीका का कुछ पार्ट हो गया। इस सारे हिस्से में आपको क्या होगा, अगर आप यहाँ पे रहने जाएंगे तो दिन में आपको धूप देखने को मिलेगी और हर रोज, लगभग हर रोज आपको रात को बारिश देखने को मिलेगी। सो इसी वजह से यहाँ पर जो क्या है, पेड़ पौधे भी बहुत ज्यादा है क्योंकि उनको पानी चाहिए होता है, सनलाइट चाहिए होती है। तो ये दोनों चीजें क्या है, इस इक्वेटोरियल लाइन के पास, भूमध्य रेखा के पास ज्यादा देखने को मिलता है। तो यहाँ पर बारिश पूरे साल देखने को मिलती है, इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, भूमध्य रेखा। इसके आसपास के क्षेत्र में पूरे साल बारिश होती है। अगले जो सवाल है उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो अगला सवाल है आपका कि जो चक्रवात होता है उत्तरी गोलार्ध में, जो चक्रवात बनता है, साइक्लोन की जो फॉर्मेशन होती है नॉर्थ में, उसमें जो हवाएं होती है वो किस दिशा में चलती हैं? हवाओं की दिशा क्या होगी जो चक्रवात उत्तरी दिशा में बनेगा? क्या उन हवाओं की जो दिशा होगी वो क्लॉकवाइज होगी या फिर दक्षिणावर्त होगी? क्लॉकवाइज का मतलब होता है कि कुछ इस तरह से, जिस तरह से आपकी क्लॉक मूव करती है, क्या इस तरह से मूव करेगा वो, या फिर उसकी जो दिशा होगी वो उल्टी होगी, एंटी क्लॉकवाइज, इस डायरेक्शन में मूव करेगी हवाएं। या फिर रेडियल का मतलब होता है, या फिर कि मान लीजिए कोई सेंटर पॉइंट है, उसकी तरफ को सारी हवाएं मूव कर रही होती है इस तरह से, इसको बोलते हैं रेडियल। क्या इस तरह से मूव करेगी? आपका तीसरा ऑप्शन है उसमें रेडियल लिखा है, तो रेडियल का मतलब कि ये सेंटर पॉइंट है, यहां से इस तरह बाहर की तरफ को हवा के जो रुख होगा वो इस तरह से होगा, या फिर केंद्र की ओर एक बिंदु है लो प्रेशर एरिया, उसकी तरफ को मूव करेगी हवाएं, क्या इस तरह से मूवमेंट होगी? तो देखिए, इसको समझने से पहले क्वेश्चन को थोड़ा सा, जो आपका ये टॉपिक है उसको देख लेते हैं कि आखिरकार ये चक्रवात किस तरह से इनकी फॉर्मेशन होगी और होता क्या है। बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ये चक्रवात है जिसकी फॉर्मेशन हुई है। अब ये चक्रवात में होता क्या है कि कोई भी ऐसी जमीन जहां पर सूरज की रोशनी जो है बहुत तेज पड़ रही है, अब सूरज की रोशनी जब तेज पड़ती है तो होता क्या है कि उस एक पॉइंट पे, मान लीजिए आपकी यहाँ पर कोई जगह है, ठीक है, ये कोई जगह है, यहाँ पर सूरज की रोशनी जो है कॉन्टिन्यूसली सीधी पड़ रही है और इस सीधी रोशनी पड़ने की वजह से यहाँ पर जो हवा का है उसका दबाव है कम हो जाता है, लो प्रेशर बन जाता है, हवा का दबाव कम हो जाता है। और हवा का दबाव कम कैसे होगा? सूरज की रोशनी यहाँ पे पड़ रही थी, उसकी वजह से हवाएं गर्म हुई इस जगह की, और हवाएं गर्म होने की वजह से वो ऊपर उठ गई। जैसा मैंने अभी प्रीवियस आपको सवाल में भी बताया था कि हवाएं हल्की हो जाती हैं जब सूर्य की रोशनी पड़ती है, और हल्की होने के बाद वो जमीन से ऊपर उठ जाती हैं। अब वो जो ऊपर उठ जाएंगी तो यहाँ पर क्या होगा, हवा का दबाव कम हो जाएगा, लो प्रेशर बन जाएगा इस जगह पे, क्योंकि हवा कम होगी, ऊपर चलेगी। तो आसपास जो हिस्सा है जहां पर सूरज की रोशनी उतनी तेज नहीं है, मान लीजिए यहाँ पर सूरज की रोशनी तेज नहीं है, तो यहाँ पर जो उच्च दबाव है वो देखने को मिलेगा हवा का। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ को जो हवाएं हैं वो मूव करना स्टार्ट करेगी। हाई प्रेशर एरिया जहां पर उच्च दाब है, वहां से निम्न दाब की तरफ को हवाएं मूव करना स्टार्ट करेगी, चलना शुरू करेगी। और ये जब जाएंगी यहाँ पर तो क्या होगा, फिर यहाँ पर सूरज की रोशनी तो तेज पड़ ही रही है, तो जितनी भी हवाएं हैं फिर ऊपर उठना स्टार्ट करेगी यहाँ पर गर्म होने के बाद। तो क्या होगा, ये हवाएं ऊपर जाएंगी और ऊपर जाने के बाद क्या होगा, टेम्परेचर कम होगा, जो पिछली बार देखा था हमने, तापमान कम होगा। और जो नीचे से हवाएं गई हैं, अगर ये समुद्र पर, जो समुद्र की जगह है वहां पर पानी जहां पर था वहां पर सूरज की रोशनी पड़ रही थी, तो अपने साथ क्या ले जाएंगी, वाष्प भी लेके जाएंगी, मॉइस्चर जो है उसको भी लेके जाएंगी। ऊपर जाएंगी, ऊपर जाके क्या होगा, ये बारिश कर देंगी, बादल बनेंगे यहाँ पर और यहाँ से बारिश देखने को मिलेगी आपको। उसके बाद क्या होगा, जब बारिश हो गई तो ये हवाएं क्या होंगी, ठंडी हो जाएंगी, ऊपर जाके क्या होंगी, ठंडी हो जाएगी। और एक चीज याद रखिएगा, जब हवा गर्म होती है तो वो हल्की होती है, जब हवा ठंडी होती है तो वो भारी होती है। तो ऊपर जाकर इसका टेम्परेचर गिर जाएगा तो हवा भारी हो जाएगी, अगेन फिर ये नीचे आना स्टार्ट करेगी दोनों तरफ से। अब ये दोनों तरफ से नीचे आ गई हवा भारी होने की वजह से, तो नीचे आने के बाद यहाँ पर फिर जिस जगह पर हाई प्रेशर है वहां पर ही आएंगी, और वहां से फिर क्या होगा,
ये जो निम्न दाब वाला क्षेत्र होगा, लो प्रेशर एरिया होगा, उसकी तरफ को आना स्टार्ट करेगी दोनों साइड से। इस तरह से आपका जो साइक्लोन है या फिर चक्रवात है वो डेवलप होता है। जब ये प्रोसेस, जब ये जो है लगातार चलता रहेगा, यहाँ पर लो प्रेशर हवाएं ऊपर जाएंगी, बारिश करेंगी, फिर साइड में मूव करेंगी, भारी होने के बाद नीचे आएंगी और फिर लो प्रेशर एरिया की तरफ को आएंगी। ये जो कॉन्टिन्यूसली चलता रहेगा, लगातार चलता रहेगा सर्कल, यही आपका चक्रवात की फॉर्मेशन करता है या फिर जो आपका साइक्लोन है उसको बनाता है। अब देखिए, ये आपका जो सेंटर पॉइंट है जहां पर ये हवाएं सारी आ रही है, ये लो प्रेशर एरिया है। इस लो प्रेशर एरिया की तरफ को चारों तरफ से हवाएं घूम घूम के आ रही हैं इस लो प्रेशर एरिया या फिर जो निम्न दाब वाला क्षेत्र है उसको कवर करने के लिए। अब देखिए, पॉइंट यहां पर ये है कि ये जो हवाएं हैं, ये आपकी जो हमारे ऑप्शंस थे कि क्या वो हवाएं जो है वो आपकी क्लॉकवाइज जा रही हैं, एंटी क्लॉकवाइज, रेडियल या फिर स्ट्रेट, दक्षिणावर्त है, वामावर्त है, रेडियल रूप से बाहर की तरफ या फिर केंद्र की ओर। तो अगर आप इस पिक्चर को देखेंगे तो आप क्या देख पा रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ पर हवाएं पहली बात तो अंदर की तरफ को आ रही है, एक चीज तो क्लियर हो गई है। तो ये बाहर की तरफ वाला जो ऑप्शन था इसको तो आप हटा ही दीजिए। ऑप्शन जो ग है या फिर सी है वो आपका ऑप्शन राइट नहीं है, तो ऐसा तो नहीं होता है, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। उसके बाद फिर इमेज को अगर देखें तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, सेंटर पॉइंट है, उसकी तरफ को हवाएं आ रही है और अंदर को आ तो रही हैं, लेकिन डायरेक्शन क्या है, हवाओं का डायरेक्शन ये है, इस तरह से हवाएं आ रही हैं। तो क्या ये आपकी जिस तरह से घड़ी की सुई घूमती है उस तरह से चल रही है या फिर उसके अपोजिट चल रही है? घड़ी की सुई तो इस डायरेक्शन में घूमती है, ये उसकी डायरेक्शन होती है, लेकिन ये अपोजिट डायरेक्शन है, उल्टी दिशा में घूम रही है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो ऑप्शन बी होगा वामावृत या फिर एंटी क्लॉकवाइज, वो आपकी दिशा होगी जो साइक्लोन की देखने को मिलती है आपकी नॉर्थ में। अब इसको भी मैं एक्सप्लेन करूंगा कि ये आपकी नॉर्थ शब्द का मतलब क्या है। इन्होंने चक्रवात तो लिख दिया, लेकिन उस साथ में ये भी लिख रखा है कि उत्तरी गोलार्ध में। अब यही जो मैं आपको पिक्चर यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये उत्तरी गोलार्ध की पिक्चर है। अगर यही ऐसा ही साइक्लोन, ऐसा ही चक्रवात अगर दक्षिणी गोलार्ध में बनेगा तो वहां पर हवाएं इस डायरेक्शन में नहीं घूमेंगी, वहां पर हवाओं की डायरेक्शन जो होगी वो ये वाली होगी। अभी यहाँ पर आपको इस डायरेक्शन में देखने को मिल रही है एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की उल्टी दिशा में, लेकिन अगर आप दक्षिणी गोलार्ध में चले जाएंगे और वहां पर चक्रवात बनेगा तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, क्लॉकवाइज होगी, घड़ी की दिशा में ही हवाएं घूम रही होंगी। ये डायरेक्शन ऐसी क्यों हो रही है, किस तरह से है, आगे के सवाल में देखेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए आप इतना समझ लीजिए कि इस तरह से डायरेक्शन होगी। और ये इंडियन, यहाँ पे इंडिया का मैप है, तो इंडिया के मैप पे आप देखेंगे यहाँ पर भी हवाएं जो है यूं आ रही है, यहाँ पर भी हवाएं यूं आ रही है बोथ डायरेक्शन में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। उल्टी दिशा में, घड़ी की उल्टी दिशा में जो हवाएं चलती हैं वो आपकी उत्तरी गोलार्ध में आपको देखने को मिलेगी। अगले सवाल की बात करें तो नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक जो कथन है उसको आपको दूसरे कथन के साथ बताना है कि क्या वो दोनों करेक्ट है, सही है, या फिर दोनों आपस में रिलेट कर भी रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। तो पहले सीधे स्टेटमेंट देखते हैं कि स्टेटमेंट क्या है। भूमध्य रेखा के दोनों ओर 5 से लेकर 8 डिग्री अक्षांश के भीतर स्थित क्षेत्रों में वर्षा पूरे वर्ष होती है, पहले स्टेटमेंट है। और दूसरा क्या है, उच्च तापमान और उच्च आर्द्रता के कारण अधिकतर दोपहर में भूमध्य रेखा के पास संवहनीय वर्षा होती है। अब ये दो स्टेटमेंट थी आपकी। इंग्लिश में अगर बात करें रीजन और असर्शनिंग, सबसे पहला है कि एरियाज लाइंग विद इन द 5 to 8 डिग्री ऑफ द लैटिट्यूड ऑन आइदर साइड ऑफ द इक्वेटर रिसीव रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर, पूरे वर्ष वर्षा देखने को मिलती है। और इसका रीजन क्या है कि इसकी वजह क्या हो सकती है, वो स्टेटमेंट है ड्यू टू द हाई टेम्परेचर एंड द हाई ह्यूमिडिटी कन्वेक्शनल रेनफॉल अकर्स नियर द इक्वेटर मोस्टली इन द आफ्टरनून, कि हर जो शाम है वहां पर बारिश देखने को मिलती है इक्वेटर के आसपास। तो देखिए, मैंने आपको इससे जो प्रीवियस पहला क्वेश्चन था उसमें बिल्कुल क्लियर कर दिया था, तो मेरे ख्याल से उससे आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। इक्वेटर वही डिग्री की बात करें जो मैंने आपको बताया था, 5 से लेके 8 डिग्री के आसपास, 0 से लेके 5-8 डिग्री के आसपास क्या है, जो वर्षा है वो वहां पर ज्यादा देखने को मिलती है, पूरे वर्ष देखने को मिलती है। ये हमारा क्वेश्चन था, तो पहली स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है। और दूसरी स्टेटमेंट कह रही है कि उच्च तापमान, ज्यादा टेम्परेचर होने की वजह से, या फिर हाई ह्यूमिडिटी, उच्च आर्द्रता की वजह से वहां पर हर रोज शाम को बारिश देखने को मिलती है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तापमान ज्यादा होगा, हवाएं क्या होंगी, उनमें आर्द्रता ज्यादा होगी, ऊपर उठेंगी, बादल बनेंगे, बारिश होगी। तो ये स्टेटमेंट भी सही है।
और ये जो स्टेटमेंट है बिल्कुल एक्सप्लेन कर रही है कि ये इन उच्च तापमान और उच्च आर्द्रता की वजह से, इस वजह से पूरे साल जो है यहाँ पर इक्वेटोरियल एरिया में बारिश देखने को मिलती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा कि ऑप्शन ए और असर्शन और रीजनिंग जो है स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों सही है, लेकिन जो आर है उसका सही स्पष्टीकरण नहीं है। क्या ये आंसर होगा? या फिर सेकंड स्टेटमेंट कि ए और आर दोनों सत्य हैं और आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण है। तो यही आपका जो ऑप्शन बी है राइट आंसर होगा कि दोनों स्टेटमेंट तो सही है, ये बात बिल्कुल सही है, और जो आर है मतलब कि जो सेकंड स्टेटमेंट है वो आपकी जो पहली स्टेटमेंट है उसकी करेक्ट बिल्कुल सही एक्सप्लेनेशन है, बिल्कुल उसका सही स्पष्टीकरण जो है यहाँ पे नजर आता है। नेक्स्ट अगर बात करें समवर्षा रेखाएं, ये आपकी समवर्ष रेखाएं सामान्य बिंदुओं को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं हैं कि ये जो आपकी रेखाएं हैं ये कौन सी चीजों को आपस में मिलाती हैं। तो देखिए बहुत आसान सवाल है कि समवर्षा रेखाएं, देखिए बहुत सारी क्या होता है ना, मैप ड्रॉ करते हैं, आपको यहाँ पे मैप में दिखाते हैं। देखिए ये रेखाएं ड्रॉ कर रखी हैं, ये जो रेखाएं हैं ये मैप पे क्या करती हैं, या तो ये कई तरह के मैप्स होते हैं, मानचित्र जो होते हैं कई तरह के होते हैं, या तो ये रेखाएं ये दिखा रही होंगी कि कौन कौन सा क्षेत्र है जिनकी जो हाइट है, ऊंचाई जो है वो बराबर है, या फिर वो ये दिखा रहे होंगे कि कौन कौन सा क्षेत्र है ऐसा जहां पर जो वर्षा है बराबर होती है, या फिर कौन कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहां पर गर्मी बराबर होती है, आर्द्रता ज्यादा बराबर होती है, हवाएं बराबर चलती हैं, या फिर प्रेशर जो है, हवाओं का दबाव जो है बराबर है। कई तरह की रेखाएं होती हैं ज्योग्राफी में। तो ये वाला जो मैप है यहाँ पर आपको ये रेनफॉल बता रहा है कि ये वाली रेखा जहां से गुजर रही है, मान लीजिए इस रेखा की मैं बात करूं तो ये वाली रेखा जहां जहां से गुजर रही है भारत के उस हिस्से में बिल्कुल बराबर बारिश आपको देखने को मिलती है थ्रू आउट द ईयर। और ये वाली रेखा जहां से गुजर रही है ये इस हिस्से की बात कर रही है कि इस पूरे हिस्से में एक बराबर वर्षा देखने को मिलती है। अगर आप बात करें यहाँ राजस्थान वाले में तो आप इसको ले लीजिए, ये वाली रेखा बिल्कुल कह रही है कि यहाँ पर 15 मिलीमीटर जो बारिश देखने को मिलती है पूरे साल। अब सबसे ज्यादा बारिश की बात करें तो ये मेघालय वाला हिस्सा 250 मिलीमीटर जो है बारिश देखने को मिलती है। तो ये जो रेखाएं हैं ये समान उन बिंदुओं को रिप्रेजेंट करती हैं जहां पर या तो समान वर्षा है, या समान ऊंचाई है, या समान तापमान है। कई तरह के ऐसे मैप होते हैं। तो जो हमारा क्वेश्चन है समवर्षा रेखाएं कौन से बिंदु को मिलाती हैं, तो बिल्कुल आप इसका समझ गए होंगे आंसर ऑप्शन डी है रेनफॉल, या फिर वर्षा को जो मिलाने वाली रेखा होती है उनको आइसोहाइट्स बोला जाता है। हो सकता है आपको जब एग्जाम में सवाल पूछा जाए तो वहां पर समवर्षा ना भी दिया हो, आइसोहाइट्स ही लिख के दे दिया जाए क्वेश्चन को थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाने के लिए। तो आप याद रखेंगे आइसोहाइट मतलब जहां पर वो रेखाएं जो कि समान वर्षा जिन क्षेत्रों में हो रही है उनको मिलाती हैं। अगले सवाल पे अगर बात करें, कौन से कारक समुद्री धाराओं को प्रभावित करते हैं? विच फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द ओशन करंट? समुद्र के अंदर बहुत सारी धाराएं चलती हैं, उन धाराओं को, उनकी डायरेक्शन को, उनकी स्पीड को कौन कौन से कारक है जो इन्फ्लुएंस करते हैं या फिर प्रभावित करते हैं? तो पहला है आपका पृथ्वी का घूर्णन, क्योंकि पृथ्वी क्या है, रोटेट कर रही है गोल गोल 24 घंटे में पूरा करती है एक चक्कर, उस वजह से जो समुद्र की धाराएं हैं वो प्रभावित होती हैं। या फिर जो द्वितीय है आपका सेकंड है वो क्या है कि समुद्र के ऊपर जो हवाएं चलती हैं, समुद्र धारा को प्रभावित करने वाली समुद्र के ऊपर जो हवाएं चलती हैं क्या वो समुद्र की धाराओं को प्रभावित करती हैं? या फिर तीसरा पानी का घनत्व जो होता है डेंसिटी ऑफ द वाटर, क्या वो प्रभावित करती हैं? या फिर आपका संवहन प्रवाह कन्वेक्शनल करंट्स, मतलब कि वो वाली करंट जो पूरे साल आपको देखने को मिलती हैं। देखिए करंट कई तरह की होती हैं, जो प्रवाह होता है वो कई तरह का होता है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको एक बड़ा कॉन्सेप्ट का नाम बताता हूँ, एल नीना एंड ला नीना। वहां पर भी समुद्र की धाराएं चलती हैं, जो आपकी पेरुवियन कोल्ड करंट है ये चलती हैं। लेकिन ये जो करंट्स होती हैं जरूरी नहीं है कि हर करंट ऑल ओवर वर्ल्ड में, पूरे विश्व में जितने भी समुद्र की धाराएं चल रही हैं, हवाएं चल रही हैं, वो सारी हवाएं पूरे साल उसी डायरेक्शन में चले। तो कुछ ऐसी होती हैं जो आपकी एक सीजन में अलग दिशा में होंगी, दूसरे सीजन में अलग दिशा में होंगी, कुछ ऐसी हैं जो पूरे साल भी चलती हैं। सो ये 4 ऑप्शन है आपके। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप बताएंगे, कमेंट बॉक्स में बताइएगा अगर इसका राइट आंसर आपको पता है। देखिए अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर ये चारों ऑप्शन जो हैं इसके करेक्ट हैं, ये चारों ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 1, 2, 3 एंड 4 होगा। किस तरह से? पृथ्वी के गोल गोल घूमने की वजह से, रोटेशन की वजह से एक जो फोर्स है वो जनरेट होती है।
पृथ्वी के गोल घूमने की वजह से एक फोर्स जनरेट होती है जिसको कोरियोलिस बल कहा जाता है। तो इसकी वजह से भी जो समुद्र की धाराएं हैं उनकी डायरेक्शन में चेंज आता है। पहली चीज, क्योंकि जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, अगर इस साइक्लोन वाली बात करें, ये वाली जो मैंने आपको पिक्चर दिखाई थी, तो मैंने कहा था हम आपको बताएंगे कि ये क्यों गोल घूम रही है। इसका जवाब है आपका, देखिए इस पिक्चर में आप समझिए कि ये पृथ्वी है, ठीक है। अब जब पृथ्वी आपकी गोल घूमती है तो पृथ्वी के गोल घूमने की वजह से क्या है, जो एक फोर्स पैदा होती है जिसको कोरियोलिस फोर्स के नाम से जाना जाता है। और ये जो फोर्स होती है ये करती क्या है, ये सभी चीजों को, जितनी भी चीजें हैं नॉर्थ में, उत्तर दिशा में, और जितनी भी चीजें हैं साउथ में, उनकी डायरेक्शन को इन्फ्लुएंस करती है। किस तरह से वो देखेंगे। तो होता क्या है, जो पृथ्वी है उसकी उत्तरी दिशा में अगर आप देखेंगे, ये पृथ्वी है, ये इक्वेटर की लाइन होगी, भूमध्य रेखा होगी, तो इसके ऊपर जितना भी जगहें हैं, जितने भी चीजें चलती हैं, चाहे वो इंसान ही क्यों ना हो, चाहे हवाएं क्यों ना हो, चाहे वो आपका समुद्र की धाराएं क्यों ना हो, सभी पे इफेक्ट पड़ता है, सभी पे कोरियोलिस फोर्स लगती है। बट इंसानों को इसलिए पता नहीं लगता क्योंकि हमारी स्पीड उतनी ज्यादा नहीं होती है। अगर कोई इंसान जो है वो 200-300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भागे तो उसको भी पता लगेगा कि इस कोरियोलिस फोर्स की वजह से उसकी जो डायरेक्शन है, मतलब डायरेक्शन इन द सेंस, मान लीजिए आप यहाँ पर हैं, ठीक है, आप क्या करेंगे, आप यहाँ से इस पॉइंट से लेके ऊपर की तरफ जाना शुरू करेंगे, तो होगा क्या, ये जो कोरियोलिस फोर्स है, जो मैंने बताया कि पृथ्वी के घूर्णन की वजह से ये एक फोर्स पैदा होती है, जनरेट होती है। ये फोर्स क्या करती है, नॉर्थ में जितनी भी चीजें हैं उन सभी को राइट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करती हैं, उनको सारी क्या है, राइट दिशा में अपना डिफ्लेक्ट करती हैं। और जितनी भी आपकी साउथ में होंगी, मतलब मान लीजिए आप साउथ में जा रहे हैं, इस यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, तो इन सभी को क्या करेंगी, उनकी लेफ्ट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करेंगी। और वो कौन सी होगी, आपकी ये वाली। तो अगर आप मान लीजिए आप इस पॉइंट से उत्तरी गोलार्ध की तरफ जाना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर ये हवा, अगर आप 200-300 की स्पीड से भाग रहे हैं तो क्या करेगी, ये जो रोटेशनल स्पीड है, सॉरी कोरियोलिस फोर्स है, ये आपको, आप जाना सीधा चाहेंगे लेकिन आपको इस तरफ को धकेलेगी, राइट डायरेक्शन में। और अगर आप दक्षिणी गोलार्ध में जाना चाह रहे हैं तो आप अगर जाना चाहेंगे यूं, तो आपको फिर इस डायरेक्शन में धकेलेगी। ये कोरियोलिस फोर्स है जो कि अर्थ के घूर्णन की वजह से पैदा होती हैं। तो इसी वजह से क्या होता है, जो उत्तरी गोलार्ध है वहां पर जितनी भी हवाएं होती हैं वो आपकी क्या करती हैं, राइट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करती है। जो पहला क्वेश्चन था कि सारी हवाएं उसमें जो है एंटी क्लॉकवाइज क्यों चल रही थी, अब अगर आप मान के देखिए उसका चक्रवात का, तो ये लो प्रेशर एरिया है। अब मान लीजिए लो प्रेशर एरिया की तरफ को मैंने बताया था कि उच्च दबाव वाले क्षेत्र से निम्न दाब की तरफ को जो है हवाएं चलेंगी। तो अगर मान लीजिए हवा यूं जाना चाहती है, और ये उत्तरी गोलार्ध की मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि ये लो प्रेशर एरिया है, ये सेंटर में आना चाहती है, लो प्रेशर एरिया की तरफ को आना चाहती हैं। अब मैंने बताया कि वो कोरियोलिस फोर्स क्या करती है, हवाओं को राइट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट कर देती है। तो ये हवा को क्या करेगी, इस दिशा में डिफ्लेक्ट कर देगी, इस वाली को इस दिशा में कर देगी, इस वाली को इस दिशा में कर देगी, इस वाली को इस दिशा में, और इसको इस दिशा में, ये सभी राइट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगी। अब जाना तो इन्हें लो प्रेशर में है ही है, बट लो प्रेशर में तो ये जाना चाह रही है, साथ में इनको कोरियोलिस फोर्स भी डिफ्लेक्ट कर रही है। तो ये जो स्ट्रक्चर बनेगा ना, वो कुछ इस तरह से बनेगा कि लो प्रेशर एरिया है और इसमें जो हवाएं आ रही है वो कुछ इस दिशा में आ रही है, इस दिशा में जो है हवाएं आपको देखने को मिलेगी। सो ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है ये यूं बनेगा एंटी क्लॉकवाइज उत्तरीय गोलार्ध में, और इसी का बिल्कुल अपोजिट जो होगा वो दक्षिणी गोलार्ध में होगा, जो कि जहां पे चक्रवात जो है घड़ी की दिशा में ही घूमेगा। सो इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो पहली स्टेटमेंट सही है, विंड अक्रॉस द ओशन, तो ये भी बिल्कुल सही है। आप एक चीज मान के देखिए कि तालाब होगा, तालाब के ऊपर अगर हवा एक दिशा में चल रही है तो तालाब का पानी भी उसी दिशा में जाएगा। तो ये सेम चीज आपके ओशंस के साथ भी होती है। और तीसरी अगर बात करें डेंसिटी ऑफ द वाटर, देखिए डेंसिटी ऑफ वाटर का मतलब क्या है, मैंने आपको बताया कि जिस तरह से हवा ठंडी होने पर भारी हो जाती है, उसका घनत्व बढ़ जाता है तो वो नीचे की तरफ बैठती है, और गर्म होने पर वो हल्की होती है, ऊपर की तरफ जाती है। सेम उसी तरह से पानी भी रिएक्ट करता है। जब पानी ठंडा होगा तो क्या होगा, वो सतह पे बैठेगा, मतलब नीचे की तरफ को जाएगा ओशन के अंदर, समुद्र के अंदर, और जब वो हल्का होगा तो वो ऊपर की तरफ को आएगा, बिल्कुल ऊपर वाली सतह पे आएगा। तो होता क्या है, जो आपके ध्रुवीय क्षेत्र है ऊपर और नीचे, बिल्कुल नॉर्थ में और साउथ में, वहां पर पानी ठंडा होता है तो वो बिल्कुल समुद्र की बिल्कुल बेस में जाता है, तल पे जाता है। और तल पे जाने की वजह से क्या होता है, जो ऊपर सतह है समुद्र की, वहां पर पानी कम हो जाता है, तो उस वहां पर डेंसिटी कम होगी, घनत्व कम हो गया पानी का, तो उसको कवर करने के लिए आसपास के क्षेत्र से पानी आता है। तो पानी की मूवमेंट पे इन्फ्लुएंस हुआ, पानी की मूवमेंट पे फर्क पड़ा, किसका, डेंसिटी ऑफ द वाटर का। कन्वेक्शनल करंट्स मतलब जो ओशन के अंदर कन्वेक्शनल करंट चलती है, लगातार जो संवहन प्रवाह होता है पानी का एक जगह से दूसरी जगह में,
तो ये जो चारों ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। तो मेरे ख्याल से आपको चीजें समझ में आई होगी। ये क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट हैं, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, डायरेक्टली तो ना भी पूछें अगर ये क्वेश्चन, बट इनसे ही इन टॉपिक से रिलेटेड आपको क्वेश्चन जरूर पूछे जा सकते हैं। तो मैंने आपको टॉपिक के साथ साथ जो क्वेश्चन है वो समझा दिए हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सो अगर किसी भी तरह की और इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही जल्द हम कोर्स लॉन्च करेंगे। और अगर आप इसी तरह के क्वेश्चन जो हैं वो चाहते हैं और उनकी जो पीडीएफ्स हैं वो चाहते हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल जो कि GCRAS 2023 के नाम से है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। आई होप आपको चीजें समझ में आई होगी। तो आप कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को इसी तरह की और अपडेट्स के लिए। तो अगली बार मिलेंगे कुछ और क्वेश्चंस के साथ इंपॉर्टेंट। तब तक के लिए धन्यवाद।